Good afternoon, students. My name is Hemlata Ma'am, and today we are going to understand Chapter 3 of Class 12th Biotechnology. Previous video we have done Chapter 2. We were discussing downstream processing, and in the continuation to that chapter, there we have studied that there are some of the list of recombinant proteins which are available in the market. So let us see those list of the proteins that are available in the market which are produced by the recombinant DNA technology. So in recombinant DNA technology has made variety of proteins and enzymes through the method of biotechnology, and we were discussing how the proteins are extracted and how they are purified and they are then precipitated. These are the list of the proteins which are available in the market, and few of them are also produced directly from the organisms, like cattle, in the cattle milk. So from where we have left, we will be starting protein based products. This is chapter 2 biotechnology, class 12th. From the commercial point of view, proteins may be classified into following: blood products and vaccines, therapeutic antibodies, enzymes, therapeutic hormones, growth factors, regulatory factors, analytic proteins, analytical applications, industrial enzymes, functional non-catalytic proteins, nutraceutical proteins, blood products and vaccines. Blood carry out several functions in one of the best medium for transportation in animal. Blood is our connective tissue. It is the medium for transport. A better understanding of hematopoiesis, formation of blood cells, as well factors responsible for blood coagulation, led to the discovery of several useful proteins. So when we have understood that in our bone marrow, in the hollow cavities of long bone, the blood is formed. ब्लड हमारी बड़ी हड्डियों में जो बोन मैरो होता है उनमें बनता है, और हमें ये भी पता चल गया कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या है. बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं ब्लड को क्लॉट कराने के लिए. तो सेवरल प्रोटीन्स जरूरी हैं, ब्लड में होते हैं, जो प्लाज्मा में होते हैं, और कमर्शियली भी इनको अवेलेबल कराना पड़ता है. While these products have traditionally been obtained from blood donated by the volunteers, some are now produced by recombinant DNA technology. पहले तो हम इनको डोनर से ले लेते थे, जो ब्लड डोनेट कर देते, उनसे हमें ये सब चीजें मिल जाती थी. पर अब हमें, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रही है, और अब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोटीन मिल जाते हैं. सम लाइक फॉर एग्जांपल फैक्टर 8 ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया ए. तो फैक्टर 8 जो है, जो ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए में काम आता है, वो भी हमें अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मिल जाता है. फैक्टर 9 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी. तो फैक्टर 9 जो है वो हीमोफीलिया बी को ट्रीट करता है, वो भी हमें मिल जाता है. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमने बनाई है ताकि हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन हो सके. थेरापेटिक एंटीबॉडीज और एंजाइम्स के अंदर क्या आता है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैव बीन यूज्ड मोर मेनी सेंचुरीज फॉर द थेरापेटिक इंडस्ट्रीज. जब थेरापेटिक्स के अंदर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज होती हैं. मोर रिसेंटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है, उनकी प्रिपरेशन भी, एंटीबॉडी फ्रैगमेंट्स की प्रिपरेशन भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाने लग गए हैं. अब हम इन्हें भी थेरापेटिक में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड टीपीए इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. टीपीए एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो यूज करी जाती है ताकि डाइजेस्ट कर सके ब्लॉक्स इन द आर्टरीज. आर्टरीज के ब्लॉक को पिघला सके, डाइजेस्ट कर सके फॉलोइंग द मायोकार्डियल इंफार्क्शन. जैसे ही किसी को हार्ट अटैक हो, आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो गया है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, तो फिर अगर इंजेक्शन के थ्रू हम टीपीए लगा दे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो
उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी OKT3 इज यूज टू प्रिवेंट रिजेक्शन फॉलोइंग द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज OKT3 एक ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है किडनी ट्रांसप्लांट के वक्त, बिकॉज एंटीबॉडी ब्लॉक्स दोज इम्यून सेल्स विच अटैक द फॉरेन ग्राफ्ट्स। ये एंटीबॉडी टी सेल्स को जो ग्राफ्ट एक्सेप्शन और रिजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं उनको। तो OKT3 is used to prevent the rejection and TPA is used to digest the block in the arteries। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को सॉल्व करने के लिए एंजाइम का नाम बताया, एक प्रोटीन का नाम बताया और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम बताया है OKT3, जो कि रिजेक्शन को प्रिवेंट करवा रही है किडनी जब अगर ट्रांसप्लांट हो रही है तो। थेराप्यूटिक हार्मोन ग्रोथ फैक्टर 3, ग्रोथ फैक्टर्स, थेराप्यूटिक हार्मोन्स में ग्रोथ फैक्टर्स भी आते हैं। नंबर ऑफ हार्मोन प्रिपरेशंस हैव बीन यूज्ड क्लिनिकली फॉर मैनी डिकेड्स। बहुत सालों से, बहुत सदियों से कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्मोन के प्रिपरेशंस यूज हो रहे हैं क्लिनिकली थ्रू इंसुलिन। दो इंसुलिन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैनक्रियास, काउज एंड पिग्स, द एबिलिटी टू जेनेटिकली ट्रांसफर ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरिया and ability to modify the amino acid residue protein engineering has facilitated the development of modified forms which are faster acting, like so they are faster acting, means we have easily we isolated now the human insulin from the artificial E. coli recombinant insulin एंड 15 मिनट्स में हमें मिल जाता है। अनलाइक जैसे हमें पिग से जब हम इंसुलिन रिलीज करवाते थे तो 3 आवर्स हमें लगते थे, तो टाइम भी बहुत रिड्यूस हुआ है। अनदर ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, हैज बीन अप्रूव्ड फॉर डायबिटिक्स हु डेवलप स्किन अल्सर। स्किन अल्सर जहाँ पर डेवलप कर लेता है पर्सन, डायबिटिक पर्सन, डेवलप other growth factors are under various stages of clinical trials। तो ये भी अब बहुत यूज होने लग गया है। डायबिटिक पर्सन को प्लेटलेट ग्रोथ डिराइव फैक्टर उसमें यूज होता है। Regulatory factors, several new regulatory factors were discovered that do not fit the classical definition of hormone। Initially they were known as cytokines। तो नए रेगुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनको अब हम हॉर्मोन्स भी नहीं बोल सकते, पर ये ग्रोथ फैक्टर्स इसलिए जरूरी है कि इनको साइटोकाइन की कैटेगरी में रखा गया है। दीज इंक्लूड इंटरफेरॉन, अंदर इंटरफेरॉन भी आते हैं, जो इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब आते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इंटरफेरॉन फैमिली के INF अल्फा, बीटा एंड नेक्रोसिस ग्रोथ फैक्टर गामा, interferon alpha, beta, gamma have found widespread therapeutic application for the treatment of the hepatitis C। hepatitis C की ट्रीटमेंट में interferon alpha, beta बहुत यूज होते हैं। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट ये करने में हेल्प करते हैं हमें। तो ये साइटोकाइन है, ये रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं। बीटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गामा फॉर क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। बीटा आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ज्यादा काम आता है और गामा आपका ग्रैनुलोमटस डिजीज में काम आता है। तो इंटरफेरॉन गामा इज यूज्ड फॉर क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, बीटा इंटरफेरॉन बीटा इज यूज्ड फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड इंटरफेरॉन अल्फा इज यूज्ड फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए काम आता है इंटरफेरॉन अल्फा। नाउ दीज आर द रेगुलेटरी फैक्टर्स। Now we'll move to the analytic application। Enzymes and antibodies have found a range of analytical applications। Enzymes और आप antibodies को बहुत ज्यादा applications के लिए बहुत important है, बहुत useful होती हैं। In the diagnosis and the treatment of hexokinase for quantitative estimation of glucose in the serum। तो ये enzymes और antibodies तो हमें किसी भी तरह के डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है, जैसे हेक्सोकाइनेस फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में काम आ सकती है। सीरम में कितना ग्लूकोज है, यूरिकेस फॉर यूरिक लेवल्स, सीरम में
यूरिकेज अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन यूरिकेज, तो हमें पता चल जाता है यूरिक एसिड का लेवल कितना सीरम में है। हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज एलाइजा में यूज होती हैं। तो एंजाइम तो एंटीबॉडीज और एंजाइम्स तो दो ऐसी चीजें हैं जो कि रेंज ऑफ एनालिटिकल एप्लीकेशन में हमें हेल्प करती हैं। Industrial enzymes. Proteolytic enzymes constitute 8,000 crore annual market for industrial enzymes. Proteolytic enzymes industrial enzymes में बहुत काम आती हैं। करीब 8,000 का एनुअल मार्केट है उनका। दे फाइंड एप्लीकेशन इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम एज इंडस्ट्रियल एंजाइम यूज होती है, उनका बेवरेज इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, ब्रेड एग कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, चीज प्रोडक्शन में बहुत यूज होता है। Industrial enzymes are used in leather processing, meat industry. For example, alkylase एक enzyme है, alkylase. It's used in soap industry. Papain is used in beverage industry. Glucose isomerase is used in confectionery industries. Chymosin is used in cheese industry. So these are the enzymes which are used in different industries. So they are called as industrial enzyme. Like alkylase is used in soap. Alkylase. Papain is used in beverage industry. For clarifying the beverage. Chymosin is used in cheese. Glucose isomerase is used in confectionery. Functional non-catalytic protein. Functional non-catalytic protein are those which have properties such as emulsification, gelation, water binding, whipping, foaming. Functional non-catalytic protein है, कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जो नॉन कैटलाइटिक हैं, फंक्शनल हैं। उनके बहुत सिंपल वर्क है, जैसे मल्सिफिकेशन का काम करना, जेल का काम बनाने का काम करना, वाटर बाइंडिंग का काम करना, विपिंग का काम करना, फोमिंग का काम करना। फॉर एग्जाम्पल कापा कैसीन, a component of casein is involved in the missile stabilization of milk protein and keep the protein suspended uniformity in milk because it behave like lipid molecule. कापा कैसीन एक कंपोनेंट है कैसीन का, इस जो कि इन्वॉल्व होता है मिसल स्टेबलाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में, मिसल स्टेबलाइजेशन करवाता है एंड कीप द प्रोटीन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द मिल्क, मिल्क में प्रोटीन को यूनिफॉर्मली बिखेर के रखता है बिकॉज इट बिहेव लाइक अ लिपिड मॉलिक्यूल, क्योंकि वो एक लिपिड मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। 2/3 of the protein is hydrophobic. The food industry has exploited these non-catalytic proteins as illustrated below. ये प्रोटीन इंडस्ट्री ने यूज किए हैं इस तरह से। विपिंग फोमिंग मोड ऑफ एक्शन है फोम स्टेबल फिल्म। एक स्टेबल फिल्म बनाने के लिए विपिंग और फोमिंग का यूज करा जाता है। अभी हम वही तो पढ़ रहे थे, विपिंग और फोमिंग में यूज होता है ये जो हम पढ़ रहे थे। इसमें फंक्शनल नॉन कैटलाइटिक प्रोटीन में कुछ ऐसे प्रोटीन है, कंपोनेंट है कैसीन प्रोटीन का, कैपा कैसिन, जो कि कापा कैसिन का काम क्या होता है, ये कैसीन मिल्क प्रोटीन ये कंपोनेंट होता है, मिसल स्टेबलाइजेशन करता है मिल्क प्रोटीन की। ये कीप द प्रोटीन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, सब जगह बराबर रखता है और ये लिपिड की तरह बिहेव भी करता है। तो विपिंग या फोमिंग, फोम क्रिएशन करा देता है ये अनडिस्टर्ब्ड वे में। विपिंग और फोमिंग फॉर्म स्टेबल फिल्म, एगलेस केक्स में, डेजर्ट्स में, विपिंग टॉपिंग्स में, इनमें काम आता है ये विपिंग फोमिंग। emulsification, formation and stabilization of fat emulsions. emulsification में foaming और stabilization fat emulsion से होती है। emulsification means formation and stabilization of fat emulsions. Vegetarian sausages, salad dressing, coffee, whiteners, soup, cake, pans for food, milk, biscuits. Gelation, protein matrix formation and setting. Milk, baked products, cheese, viscosity, thickening, water binding, soup, gravy, salad dressing, water binding, hydrogen bonding of water, entrapment of water, meat, sausages, cakes, bread, solubility, protein solvation, beverages. Browning undergoes Maillard reaction on heating, and the amino acids of proteins react with aldehyde group of sugars. Lactose react with milk protein.
solubility beverages, browning bread, biscuits, confection sauce, baking food, making goods, biscuits, confectionery sauce, soups, dairies, etc. Nutraceuticals protein. Nutraceutical is combined by the nutrition and the pharmaceutical. It has been observed that several nutritional proteins also have therapeutic function. For example, whey protein, concentrates, lactose-free milk for lactose intolerant babies and infant food formulations. तो न्यूट्रिशनल प्रोटीन्स होते हैं जिनके थेराप्यूटिक फंक्शन भी हैं. ऐसे प्रोटीन को नाइट्रोस्यूटिकल बोला जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन है वर्ड का न्यूट्रिशनल एंड फार्मास्यूटिकल का. तो ये हो गया न्यूट्रास्यूटिकल. लैक्टोज फ्री मिल्क आता है इसमें जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए लोगों के लिए होता है, बेबीज के लिए खासकर. इन्फेंट फूड आता है एक. Where does one get these raw building materials? Such raw material need to make all the body proteins. During infancy, we depend on milk, baby milk. Baby milk formulation are there also lactogen, which have been formulated to have similar composition as mother milks. All these food material provide the essential component nutritionally for growth and development. During the first month of the existence, a typical component of milk and buffaloes, human and cow sources given in table 3, from which baby milk formulation can be made to suit an infant. So there are some tables now. यहाँ पे कुछ और भी प्रोटीन्स हैं. फिर डिजाइनिंग प्रोटीन्स का टॉपिक है. Improving laundry, subtilizing, site-directed mutagenesis, क्रिएशन ऑफ नॉवल प्रोटीन्स. ये कुछ टॉपिक्स है इसमें हमारा रह गया है वीडियो में. सो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में, उनकी लिस्ट के बारे में, उनके यूज के बारे में समझा. और कल हमारी वीडियो हम इसके आगे से समझाएंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Please, if you like the video, hit the like button.